वेट गेन की प्रॉब्लम भी फीमेल में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, बहुत ज़्यादा है। और ख़ास करके पेट पर जो फ्लैश होता है बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसको लेकर के क्या उनको सलाह देंगे? क्या कोई मेडिसिन है या फिर लाइफस्टाइल को ही और डाइट को ही ठीक करने से इसके होगा? लिए है पंचम गोंद घटाए तोंद। पंचम गोंद मतलब 5 तरह की गोंद है। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है? गोंद मोरिंगा, गोंद चलगोजा, गोंद किक्कर, गोंद पीपल और गोंद नीम। ओके। 5 पेड़ों की गोंद होती है। ये पंसारी से इजी मिल जाती है, जब वो जाओ तो मिल जाती है। अभी जो मैंने बोला लिख लेना, नोट कर लेना, फ़ोन मत किया करो क्योंकि फ़ोन में उठाता नहीं। लोग ना फार्मूला सुन लेते हैं फिर फ़ोन करते हैं, रील को सेव नहीं करते कि फार्मूला आ गया तो उसको सेव करके रख लो, कभी क्या भी मात्रा है उसका बता दीजिए। बराबर मात्रा में 5 को लेना है और एक पाउडर बनाना है। काली मिर्च, मग पीपल, सौंठ, बहेड़ा और बायबडिंग, 5 चीज़ों का पाउडर बनता है। आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को, ये या फिर 5 गोंद और ये 5 जड़ी बूटियाँ मिक्स करके पाउडर बना लो। 1 चम्मच सुबह, 1 शाम को लो, और इससे वज़न कम होता है और जो कम हो गया वो गेन भी नहीं होता, दोबारा नहीं बढ़ता। और एक सौंफ, जीरा, अजवाइन का जो पाउडर मैंने पहले भी बताया, इसको सौंफ ले लो 1 चम्मच, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, इसको रात को पानी में सोख करके रख दो और वो सुबह उठ के उसको गर्म करके अच्छे से पका के वो पानी को छान के पी लो। वेट कम करने में मदद करता है। हम अभी मेनोपॉज की बात कर रहे थे। बहुत महिलाएं जो कि हमारे इस प्रोग्राम को देख रही होंगी, तो अलग अलग महिलाओं में अलग अलग भी प्रॉब्लम्स देखने को, सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उनको किस तरीके से वो पहचाने और किस प्रॉब्लम को क्या उपचार दे करके बॉडी को और मन को ठीक किया जा सकता है, यानी मूड स्विंग को? इसमें ना पहचाने क्या कि एकदम से हॉट फ्लश शुरू हो जाते हैं, जैसे एकदम पसीना, गर्मी, एकदम ऐसे लगेगा कि बर्फ़ खा जाओ जितनी खाई जाती है। लेडीज़ बर्फ़ को ऐसे खाएंगी जैसे पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा मतलब कि बर्दाश्त से बाहर होती है वो चीज़। मतलब वो उसके लिए 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं होता, ये जिसको हम अटैक टाइप बोलते हैं। 25-30 सेकंड का होता है। 25-30 सेकंड में उसकी पूरे दिन की फीलिंग आ जाती है, इतनी परेशानी। और फिर कई बार उसको ऐसे लगेगा एकदम से ठंड लगने लग गई। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। ठंड लगती है तो रजाई लेके लेटती है। तो इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ है जो गुड़ है वो लेना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, और खजूर है उसको खाना चाहिए। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे घुटनों में दर्द होता है, बहुत जल्दी डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनको ऑपरेशन बोल दिया गया तो उनको हमारे सिस्टम में जाके जरूर एक बार बात करनी चाहिए। हमारे जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं या डॉक्टर, लेडी डॉक्टर हैं, आपको अगर फ़ोन करेंगे तो वो मिलेंगे। अगर मुझे मिलना होगा तो मेरे तो चलो अपॉइंटमेंट चलते रहते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली में कहीं भी। अभी देहरादून जा रहे हैं, फिर गंगानगर जा रहे हैं, फिर हम अपना यूपी में लखनऊ जा रहे हैं। मतलब अलग अलग स्टेट्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बेहतर है कि जितनी भी मेरी बहनें हैं, महिलाएं हैं, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि किसी भी बीमारी के लिए मतलब ये ना कहे कि चलो हो जाएगा, कल हो जाएगा। परिवार का फर्स्ट ध्यान रखती हैं, अपना रखती नहीं है। तो हम हमेशा ये ज़रूर कहते हैं कि आप अपना खुद का ध्यान ज़रूर रखो। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो, अगर लेडी स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है, अगर लेडी बीमार है तो मैं कहता हूँ पूरा परिवार बीमार है। क्योंकि हस्बैंड काम पे चला जाए, उसको पीछे ध्यान रहता है कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है। तो औरत को हमेशा तंदुरुस्त रहने के लिए, अब तो खुद भी जॉब पे जा रही हैं तो डबल जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल हैं जी, डबल जिम्मेदारियां। अब देखो ना, आदमी जॉब पे जाके आके घर पे पानी मांगता है या आराम कर सकता है, उसको तो आके भी बर्तन मांजने हैं, रोटी बनानी है, कपड़े धोने हैं, सब कुछ करना है। कई तरह के काम तो करने होते हैं जो उसको, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसको ये भी ज़रूरी है कि वो रेस्ट करे, और तिल, खसखस और मखाना तीनों को बराबर मात्रा में लेके तवे पे रोस्ट कर लो। रोस्ट करके इसका पाउडर बना लो। इसका पाउडर 1 चम्मच डेली खाना शुरू कर दो। आप देखेंगे कि हड्डियों को स्ट्रेंथ मिल रही है, शरीर को एनर्जी आ रही है। अभी मैंने प्रोग्राम में आपको काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ का बता दिया थायराइड के लिए, सौंफ, जीरा, अजवाइन बता दिया फैट के लिए,
और पेट की गट हेल्थ को ठीक रखने के लिए, और एक ये बता दिया आपको। बिल्कुल। चलिए, फीमेल की भी प्रॉब्लम्स की बात हो गई, टेस्ट और एग्जामिनेशन पर कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर इसको लेकर के सवाल उठाए जाते हैं। और आप जितने एक्सपीरियंस पर्सन हैं, 30 साल से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपसे बेहतर कोई इस चीज़ को नहीं बता सकता। तो इसमें ये देखा जाता है कि जब भी हम किसी बीमारी को लेकर के किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो दवा देने से पहले वो लोग कुछ टेस्ट बोलते हैं कि ये टेस्ट करा करके आ जाओ, और उस बेसिस पर वो दवा देते हैं। इसमें आयुर्वेद किस तरीके से टेस्ट करता है, कैसे डायग्नोस करता है, जिसके बाद वो दवा देता है? देखो, आयुर्वेद शुरू से ही वात पित्त कफ पे काम करता है, और नाड़ी वैद्य हैं हमारे सारे, नब्ज देख के हम ट्रीट करते हैं। और मैं लगभग 1996 से लेके अभी तक चंडीगढ़ में एक ही जगह पे हम काम कर रहे हैं। तो तकरीबन सारे लोग जानते हैं, आसपास के भी, बाहर के भी, और मेरे को जो भी मिलता है वो ये बात ज़रूर कहेगा कि आज तक गोयल साहब के ऑफिस से कोई टेस्ट नहीं लिखा गया। हमारे सारे वैद्य नाड़ी देखते हैं, वात पित्त कफ के आधार पे ट्रीटमेंट करते हैं, और यही होता है, इसी के आधार पे लोग हमारे सारे ठीक चलते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या होता है वो थोड़ा बताइए, क्योंकि मान लीजिए कि किसी बीमारी को MRI, एक्सरे, ब्लड टेस्ट या कोई भी इस तरह के डायग्नोस करके पता लगाने की ज़रूरत हो कि ये टेस्ट होगा तो ही पता चलेगा कि ये बीमारी है। तो वात पित्त कफ का जो ये स्ट्रक्चर है, उस प्रोसेस में कैसे बीमारी को डायग्नोस किया जाता है, थोड़ा सा प्रोसेस बताइए। नहीं, वो तो खैर चलो, उसमें प्रोसेस बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक वैद्य का अपना अनुभव होता है। हर एक का नाड़ी देखने का एक अनुभव होता है। तो जिसको ज़्यादा अच्छे से नाड़ी देखनी आती है वो एकदम सटीक ट्रीटमेंट लिख सकता है, और जिसको काम आती है फ़ायदा वो उससे भी होता है। लेकिन ये है कि जो लैब टेस्ट है मैडम, ये MRI, ये वो ठीक है, कभी होते ही नहीं थे, तब भी इलाज होते थे लोगों के। अब ये सब हो गया कि डॉक्टर के पास जाओ, जब तक वो 10,000 के टेस्ट ही नहीं लिखता, पेशेंट को भी तसल्ली नहीं होती। लेकिन जिसको आयुर्वेद पे भरोसा है वो कभी टेस्ट की बात नहीं। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी ऐसी असाध्य बीमारी के लिए ज़रूरत है कि उसमें टेस्ट होना चाहिए, बहुत ज़रूरत है, फिर भी अगर उसमें टेस्ट हम नहीं करा रहे हैं, तो कैसे उस असाध्य बीमारी को लेकर के हम कैसे फिर आयुर्वेद में उसको दवा देंगे? हाँ, इतना ज़रूर है कि एलोपैथी में जाकर के पेशेंट को आजकल थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। वो कम में भी ठीक हो सकता है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। वो अब पहले वो डॉक्टर होता था, उसकी छोटी क्लिनिक होती थी, वो वहीं पे उसकी नब्ज भी देखता था। आपने देखा MBBS डॉक्टर भी देखते थे। वहीं पे उसको चेक करके स्टेटस तो ला के उसको पता ही होता था कि ये इतनी दवाई दे के ठीक हो जाएगा, वहीं पे ठीक कर लेते थे। तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि सभी ठीक हो, ये भी नहीं होता कि सभी गलत हो। मैंने जैसे बोला कि जैसे एलोपैथी वाले कुछ लोग बदनाम हैं, वैसे आयुर्वेद वाले भी बहुत लोग बदनाम हैं कि ये गलत दवाइयाँ मिला के दे देते। तो इसके लिए हम अपने वैद्यों को, अपने डॉक्टरों को या अपने इंस्टीट्यूट को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे वैद्य अपने सिस्टम से बाहर नहीं जाते, सिद्ध योग बनाते हैं जी। ये ज़रूर है कि हम दवाइयाँ जो बनाते हैं ना हमारे, जैसे मान लो 10 किलो पाउडर लिया, उसमें एक्सट्रैक्ट ले लिया हमने 1 kg, निकाल दिया, 9 किलो वेस्ट, उसको डाल दिया जाता है खेतों में। पेशेंट से हम जो चार्ज करते हैं फिर वो 10 किलो के चार्ज करते हैं 1 किलो में, क्योंकि वेस्टेज तो हमने पेशेंट के लिए प्योरिटी बनाई। तो ये चीज़ें जल्दी फ़ायदा करती हैं। ओके अच्छा, एक रिसर्च में देख रही थी जिसमें कि ये बताया जा रहा था कि जैसे वात पित्त कफ, हम इन 3 की बात कर रहे हैं कि इनके बेसिस पर डायग्नोस करके और उसके बाद दवाइयाँ आयुर्वेद प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन इनके लिए कहा जा रहा था कि मॉडर्न फिजियोलॉजी और एनाटॉमी से इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और जितनी खोज, जितने रिसर्च होने चाहिए उस बेसिस पर, यानी कि उस लेवल पर उनका रिसर्च नहीं हुआ। इसको किस तरीके से आयुर्वेद देखता है? देखो, आयुर्वेद में रिसर्च तो बहुत अभी दूर की बात है, पर हो रही है। अब बहुत काम चेंज हो गया। अब तो मतलब कि जब से आयुष डिपार्टमेंट बना है ना, तब से इन चीज़ों के ऊपर बहुत स्कंजा टाइट है। अब तो मतलब कि आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट जो है वो बहुत सख्त हो चुका है। वो पहले जैसा रिलैक्सेशन वाला नहीं रहा, क्योंकि अब आयुर्वेद में टेस्ट होते हैं। पहले होता था कि इसकी दवाई का कोई टेस्ट ही नहीं था, कोई भी कुछ भी कुट के पीस के दे देता था, नहीं था। तो लेकिन अब
हर चीज़ का टेस्ट है। अगर उसमें आपने 10 चीज़ें डाली हैं तो 10 का अलग अलग पता चलेगा कि कितनी डाली है और कितनी कम है या ज़्यादा है। आयुर्वेद में जो त्रिदोष सिद्धांत है जिसकी हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी, तो इसका मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, ये काम कैसे करता है त्रिदोष सिद्धांत? ये ना जी, जैसे मान लो बॉडी के अंदर वात है, पित्त है और कफ। वात पित्त कफ में अलग अलग दोष आते हैं। अब जैसे मान लो वात है, ये सारी बीमारियां होती हैं बायवादी की, जैसे बाजू के रोग होते हैं, पेट के अंदर प्रॉब्लम हो गई। अब जो पित्त है वो गर्मी की है, वो ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम आएगी या लिवर के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी में 2 दिमाग हैं, एक यहाँ है लिवर और एक है दिमाग, गट हेल्थ एंड हाँ, दोनों को 2 दिमाग माना जाता है। तो वो पित्त प्रकृति। जो कफ है उसमें आ जाते हैं रेशे, जैसे छींके, जुकाम, कोल्ड, कफ, ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो उसको जैसी वात पित्त कफ का मिश्रित होता है, कई लोगों को वात पित्त इकट्ठा हो जाता है, कई लोगों को कफ और वात इकट्ठा हो जाता है, ऐसे करके वो मिश्रित भी हो जाता है। कईयों को तीनों मिश्रित दोष हो जाते हैं। तो उसमें जाके कुछ त्रिदोषनाशक औषधियाँ हैं, कुछ अलग अलग औषधियाँ दी जाती हैं, ताकि वो उसका जो हम काम करते हैं, हमारे वैद्य जो काम करते हैं, वो सिर्फ इन तीनों चीज़ों के इर्द गिर्द काम करते हैं। और कई बार पेशेंट आके हमारे पास 4-4, 5-5 महीने दवाई लेने के बाद कह देते हैं गोल साहब फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उसकी तासीर पे सेटिंग ही नहीं आती। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। हमारे जितने भी पेशेंट हैं, हमने देखा है कि मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर अंदर हम दवाइयाँ बंद कर देते हैं। तो ये आयुर्वेद का सबसे बेहतर एक होता है कि जब दवाई सूट कर गई। और एलोपैथी में इतना ज़रूर है, मैं कभी बोलता नहीं ऐसी बात, पर एलोपैथी की दवाई को आप 10 साल खाते रहो तो वो जिस दिन छोड़ोगे वो प्रॉब्लम वहीं आ जाती है। आयुर्वेद का ये फ़ायदा ज़रूर है कि 3 महीने खा लो, फिर दवाई कम हो जाती है, 6 महीने के बाद दवाई बंद हो जाती है।